the tilawat. And so let's start here. موقع فضيلة الشيخ عبد الباسط الصمد يقدم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد سيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So today I'll be presenting on poetry and mental health, my perspective. When I started with it, well, when somebody mentioned it in the group, and I thought, well, it's not a bad topic, so it's a Eid, so let's do something different. So, and then I started preparing for it. जब मैंने बनानी प्रेजेंटेशन शुरू की तो मुझे एहसास हुआ कि ये टॉपिक इट्स अ ह्यूज वन. उसमें मेरे पर्सनल लेवल पे जो एक्सपीरियंसेस हैं, बायोलॉजिकल मॉडल, सोशल मॉडल, psychological model, and generally other concepts related to it. It's a huge topic. So I started gathering the information, started putting my thoughts into the slides and started putting that. Usually I make a presentation in about a day, but this presentation took me at least 3 days because I kept on reading and then I kept on focusing कि ये तो काफी complicated सा topic है. But ultimately मैंने उसको कोशिश की कि उसको 30 to 40 torture in the sense what it मतलब लिफ्ट नहीं कराती थी. Okay, I'm hearing somebody. So anyways, so अपने माइक म्यूट कर दें जब बोलना हो तो जी अनम्यूट सर करके कर बोलें. दिए. So sorry. So वो टॉपिक काफी बड़ा है और उस प्रेजेंटेशन को मैंने कोशिश किया है कि 30 मिनट्स पे कंसाइज कर दूं.
I hope I'll be able to finish it in 30 minutes, but in case 30 to 45 minutes, but in case I go beyond it, so मुझे बता दीजिएगा. So let's start. शुरू अल्लाह के नाम से किया. तेरी आजमाइशों से हूं बेखबर, ये मेरी नजर का कसूर है. कहीं तेरी राह में कदम कदम, कभी अर्श कहीं अर्श है, कहीं तूर है. ये वजह है मेरे मालिक दो जहां, मेरी बंदगी में फतूर है. खता है मेरी खता मगर तेरा नाम भी तो गफूर है. ये बता मैं तुझसे मिलूं कहां, मुझे तुझसे मिलना जरूर है. कहीं दिल की शर्त न डालना, अभी दिल गुनाहों से चूर है. तू बख्श दे मेरे सब गुनाह, तू रहीम है, तू गफूर है. When I again start thinking about, again, as I mentioned, about this topic and start discussing, so Hamd and Naat, usually you start with that. बहुत सारी चीजें शायद हम ऐसी कर जाते हैं जो शायद अनएथिकल के जुमरे में आ जाएं, शायद रिलीजियसली एक्सेप्टेबल ना हो, स्पिरिचुअली एक्सेप्टेबल ना हो. बट आई एम स्टिल फोकसिंग अगेन कि हमारे गुनाह तो बेशुमार, बट हमारा जो भी अल्लाह ताला ने हमें सख्त बख्शी, उसके हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल किसी भी चीज के लिए हो सकता है उसकी कोशिश कर ली जाए. So this is again one of the effort. Poetry and mental health, my perspective related to it. वो इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है जिसके बारे में हर शख्स कोट करता है. अंदाज़े बयां गरचा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात. So अगर मेरी बात समझ आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर ना समझ आए तो बाद में मुझे पूछ लो, एक्सप्लेनेशन ले लो. I will try to express myself as elaborately as possible. गालिब का एक दूसरा शेर था कि दफन करने से पहले मेरा दिल निकाल लेना गालिब. दफन करने से पहले मेरा दिल निकाल लेना गालिब, कहीं खाक में ना मिल जाए मेरे दिल में रहने वाले. And all of my trainees and all of my students, they always live in my heart. तो मुझे गालिब का ये शेर उस हिसाब से बहुत पसंद है कि सभी भी मैं सोचता हूं कि जब वंस यू आर गॉन, देन योर लव, योर अफेक्शन, जैसे मेरे वालिदैन चले गए, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, वो सिर्फ एक मेमोरी के तौर पे आने वालों के दिलों में कुछ अरसे तक रह जाता है. और हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि ये अच्छी मेमोरीज बनाएं, और वो अच्छी मेमोरीज बनाने का मेन मकसद मेरा ये होता है कि जब हम साइकियाट्री में पेशेंट्स देखते हैं, और अगर हम उन पेशेंट्स को देखने के बाद, क्लिनिक से निकलने के बाद, उन पेशेंट्स की जो भी दर्द भरी दास्तानें हैं उनको रिहर्स करें, तो उस रिहर्सल में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं. और जो कि मैं हर शख्स को ये सजेस्ट करता हूं, एथिकली, मॉरली, अगेन, कि हमें मरीजों की बातें डिस्कस नहीं करनी अपने कुलीग से, अपने साथियों से, सोशली भी. और उसका वाहिद तरीका ये है कि जो क्लिनिक में पेशेंट देखें उसको पूरा प्रोफेशनली फोकस होके ध्यान से देखें, लेकिन जब क्लिनिक से निकल जाएं तो उसको रिहर्स ना करें, उसको सोचें ना, उसके बारे में बात ना करें, और उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा ना बनने दें. लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा उन चीजों को बनाएं, उनको रिहर्स करें, उनके बारे में सोचें जो अच्छी यादें, जो आपको बाद में 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद एक अच्छी मेमोरी दें, एक खूबसूरत ख्याल दें, एक अच्छी सोच दें, और इंसान को जिंदा रहने की और आगे बढ़ने की कुछ मोटिवेशन भी नसीब हो. सो अपनी मेमोरीज को कोशिश करें उन मेमोरीज को रिहर्स करके स्टोर करने की जो आपके लिए खूबसूरत, और जो मेमोरीज आपके लिए खूबसूरत नहीं है, कोशिश करें, सॉरी, यस, जो मेमोरीज आपके लिए अच्छी नहीं है उनको कोशिश करें कि आप भूल जाएं, दबा दें, हटा दें. और गालिब का जब ये शेर मैं पढ़ता हूं कि दफन करने से पहले मेरा दिल निकाल लेना गालिब, कहीं खाक में ना मिल जाएं मेरे दिल में रहने वाले. सो मेरे दिल में जो लोग रहते हैं
जब मैं चला जाऊंगा तो ऑब्वियसली आई डोंट नो कि वो मेरे दिल से कहाँ जाएंगे, किस आलम में होंगे, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं अपनी अच्छी मेमोरीज को प्रिजर्व। इसी से बात, सॉरी, somebody said something? No, okay, I'll continue. Now, poetry and mental health. Why? क्यों हम समझते हैं, या मैं समझता हूं कि पोइट्री इंसान की अच्छी मेमोरीज का हिस्सा है। जो आप पढ़ते हैं, जो आप समझते हैं, जो आप सोचते हैं, उसका एक अच्छा खूबसूरत एक्सप्रेशन है। The part of the healing and recovery process, which in many cases is managing your own anxiety and learning and coping skills, and it's finding new forms of therapy for self with soothing and meaningful future, जिसको आप सोलेस भी बोलते हैं, अगेन आने वाले वक्तों में एक सुकून भी बोल सकते हैं, और भी बेशुमार नाम इसको दे सकते हैं। उस चीज के लिए, अच्छी मेमोरीज के लिए पोइट्री एक अच्छी ऑप्शन है। दिस इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू क्लिनिकल थेरेपी। सो मरीजों को अगर आप कहें कि जी अपनी थेरेपी वो शायरी पढ़ो और अपनी थेरेपी करो, तो नो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सो आई एम नॉट correlating it with the clinical therapy. Just be careful about that. Whatever I'm saying, it's social, not actually therapeutic at the level of psychiatric or psychological intervention. By therapy here I mean self care. मेरी अपनी जो ग्रूमिंग है, जो फ्यूचर की प्लानिंग है, जो प्रेजेंटेशंस के स्टाइल हैं, उसमें लोगों को बात करने का एक अंदाज है, वो चीजें इसमें शामिल होती हैं। एंड यू विल फाइंड दीज पॉपुलर ट्रोप्स इन उर्दू पोएट्री। जैसे ये हमारी जबान का जो भी इसमें अमल दखल है, उससे रिलेटेड बात करूंगा कि उर्दू जबान में बेशुमार अल्फाज हमारे मरीजों के लिए इस्तेमाल किए गए, जैसे पागल, दीवाना, मजनून, दीवानी, कमली, बेशुमार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और उन अल्फाज को जब उर्दू पोइट्री में या जनरली एक्सप्रेस किया जाता है, तो हम जब आम जबान में उसको एक्सप्रेस करते हैं तो बड़ा डेरोगेटरी मतलब निकालता है। अब किसी को आप पागल आम जबान में कहें तो वो बड़ा डेरोगेटरी होगा, लेकिन पोइट्री में जब पागलपन का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उसमें एक मिठास और एक खूबसूरती आ जाती है। सो मैं ये समझता हूं कि पोइट्री में जब सकाइट्री के इन अल्फाज को लोगों पे इस्तेमाल किया जाता है, उसमें एक मोहब्बत है, एक प्यार है, एक अपनाहियत है, और उसको अडॉप्ट करके जब हम महसूस करते हैं वो हमें अच्छा लगता है। इसी जुमरे में एक जो है वो गजल है मेहदी हसन साहब की, जो अक्सर मैं कुछ महानूर और कुछ लोगों को, अपने ट्रेनीज को कहता हूं कि जी जरूर सुना करें। वो गजल एक्चुअली सकाइट्रिस्ट के लिए, सॉरी, सकाइट्रिस्ट के लिए लिखी गई है। मुझे लगता है कि वो हम जो सकाइट्रिस्ट हैं उनके लिए वो लिखी गई है। सो आई जस्ट हैव टू सर्च दैट और मैं वो आपको सुनाऊं। छोटी सी गजल है मेहदी हसन की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो गजल मेहदी हसन साहब की है जो मैं आपको सुनाने लगा हूं, इसको एज सकाइट्रिस्ट, जो मैं मरीज मेरे पास आते हैं, मुझसे बात करते हैं, मैं उनका ट्रीटमेंट करता हूं, मैं उनको भेज देता हूं, ये उससे रिलेटेड है। उस कॉन्टेक्स्ट में इसको सुन के तो फिर उसको देखें तो आप इसको एंजॉय करेंगे, अदरवाइज शायद मुश्किल हो जाए। ओके, सो गजल है ये।
इसको एज साइकियाट्रिस्ट सुनिएगा और ये सोच के कि आप क्लिनिक में बैठे हैं। आई होप आप लोग मेरे साथ ही। Yes, sir, we are with you and we are enjoying. इनसे अलग मैं रह नहीं सकता। मेरे मरीजों के बगैर तो मैं जिंदगी भी गुजार सकता। सो मेरी ये मजबूरी मुझे याद दिलाने आ जाते हैं, कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। कभी वक्त मिले तो इस गजल को पूरा सुनिएगा और फिर एज अ साइकियाट्रिस्ट उसको महसूस कीजिएगा कि उसमें जो बयान किया गया है वो लगता है कि जैसे वो जिसने ये गजल लिखी वो एज साइकियाट्रिस्ट ही काम करता था जो उसने ये गजल लिखी। सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग व्हिच वाज अगेन क्लिक टू मी। सो ये जो मैंने बात की दीवाना पागल मजनून वाली बात, इसको भी ध्यान में रखें कि उर्दू लैंग्वेज में इन अल्फाज में बहुत मोहब्बत है। आंख पुरनम अश्क जमजम, सांस मध्यम वक्त कम, विसाल राहत हिजर मातम, रकीब कातिल मौत मरहम। अनफॉर्चुनेटली पोइट्री में एंड रिजल्ट किसी भी सिचुएशन का इज डेथ, which is a reality as well. So we are all moving towards it. जो भी अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में हमारी उम्र लिखी है उसके हिसाब से हम उस तरफ मूव कर रहे हैं और उसके लिए उसमें एक्सेल करने की कोशिश भी करते चले जाते हैं। सो नासिर काज़िम का एक शेर है, हवा भी चल रही है और जागती है रात भी, कोई अगर कहे तो हम सुनाएं दिल की बात भी। और दिल की बात यह है कि जब आप किसी भी स्टेट पे इमोशनल होते हैं और कुछ सुनना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो सारी आपको करना पड़ेगा, म्यूट कर दें। सो उस सारी सिचुएशन में
हमें इस चीज को जहन में रखना है। सॉरी, मेरा ट्रेन ऑफ थॉट उस आवाज से डिस्टर्ब हो गया। सो इश्क, अब उर्दू अदब में इश्क जो है ना, ये भी एक बहुत अजीब सी चीज है। और इस लैंग्वेज में इश्क में वो जो दो चीजें बात की जाती है कि इश्क के हकीकी और इश्क के मजाजी, वो दो किस्म की जो फिलॉसफीज हैं ही, इसके अलावा बड़े मतलब है। However, most people found in mind another safe space to go to. जब भी मेरे दिमाग में मोहब्बत का, इश्क का, लव का, पैशन का एक थॉट प्रोसेस जनरेट होता है, तो मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां पे कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे मना ना करे, कोई बैरियर ना हो, कोई सोशल फुल स्टॉप ना लगे। माँ क्या कहेगी, बाप क्या कहेगा, बहन क्या कहेगी, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, वो कोई चीज ना हो, और मैं एक आइसोलेटेड वर्जन होके उस चीज को अचीव करूं और अटेन करूं जो मैं चाहता हूं। अब वो चाहे इश्क हकीकी है या मजाजी है, अगेन दैट्स अ डिफरेंट। इट इज अ स्पेस अवे फ्रॉम न्यूमरस थॉट्स इन द हेड। मतलब एक दफा आपको लव, पैशन और इश्क के जुमरे में आप जाते हैं तो बेशुमार चीजें आप भूल जाते हैं, आपको नजर आनी बंद हो जाती हैं। उर्दू became a space for ishq or love, compassion and understanding, and a natural antidote to worry and anxiety. और ये एक ऐसा थॉट है कि जब उर्दू अदब में आप जितने भी शेर पढ़ें जो इससे रिलेटेड है, या इवन नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस में भी आप देखें कि व्हेन यू आर एक्चुअली इन डू दैट प्रोसेस, जब आपको मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है, और तो आप एक ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में मूव कर जाते हैं जहां आपको ना एंजाइटी है, ना डिप्रेशन है, ना साइकोसिस है, ऐसा कोई सिम्टम आपको महसूस नहीं हो रहा। इट इज लाइक अ यूफोरिया, एक ऐसी ट्रांस स्टेट जहां महसूस कुछ नहीं हो रहा। अब ये अगेन बड़ी फिलोसॉफिकल सी डिस्कशन है, इसके बारे में फिर किसी वक्त बात करेंगे, लेकिन द पोइट्री इज आफ्टर ऑल सिंपली अबाउट ह्यूमन कैरेक्टर एंड रिलेशनशिप, द हार्ट एंड इट्स मोटिवेशंस, और उससे रिलेटेड सारी चीजें हैं। और इसी के बारे में वो बात हुई कि इश्क करना है तो फिर चाह के गिरेबां कर ले, होश वालों से कहां रक्स से जुनून होता है, होश वालों से कहां रक्स से जुनून होता है। ये रक्स वही है जो इसको समझ सके। ए गर्दिश अय्याम में रंज बहुत है, कुछ ख्वाब थे ऐसे जो बिखरने के नहीं थे। ए जीस्ट इधर देख कि हमने तेरी खातिर वो दिन भी गुजारे जो गुजरने के नहीं थे। सो अगेन वो इश्क, वो मोहब्बत और वो दूरी और वो करीबी और वो सारे ह्यूमन इमोशंस की जो मिक्सचर है, गुजरती चली जा रही है वक्त के साथ साथ। ए जीस्ट इधर देख कि हमने तेरी खातिर वो दिन भी गुजारे कि जो गुजरने के नहीं थे। एक्चुअली तो वक्त गुजरता चला जा रहा है, वो तो कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा वक्त, बुरा वक्त, खुशी का वक्त, दोस्ती का वक्त, गमी का वक्त, डेथ का वक्त, सब गुजरते चले जा रहे हैं। टाइम इज अगेन मूविंग, बट उसको इतनी खूबसूरती से उन्होंने कह दिया कि जी वक्त एक्चुअली गुजरता चला जा रहा है, कि नहीं हम वक्त गुजार रहे हैं, वक्त हमें नहीं गुजार रहा। It's probably in realistically अगर speaking, it's the other way around. So that is another one thing. मेरे लिए उर्दू पोइट्री में जो पोइट्री है वो एक्चुअली इट्स अ मिरर फीलिंग्स, जो मेरी इंटरनल फीलिंग्स हैं, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है, दैट इज अ मिरर फीलिंग, एक रिफ्लेक्शन है। It gave a validation to my feelings, provides a mirror to look at yourself closely and compassionately, and made mental experience. मैं उस पोइट्री को जब प्रेजेंटेशंस में रिसाइट करता हूं तो वो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने भी आपको मेहदी हसन की एक गजल सुनाई, या जैसे मैंने आपको पिछले शेर सुनाए, वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयरिंग सिचुएशन, एक मिरर, मैं अपनी जात को एक्सप्रेस कर रहा हूं। द पार्ट ऑफ आवर लाइफ दैट इज हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड बट इज ऑलमोस्ट आवर एंटायर वर्ल्ड।
it feels real just by being physically out there. It also made us feel less alone. So जब मैं उसको एक्सप्रेस करता हूँ, उसको बयान करता हूँ, उसको नरेट करता हूँ, उसको ओरेट करता हूँ, तो मैं एक्चुअली एक पब्लिकली लोगों को एंगेज करने के साथ साथ अपने इमोशंस को भी शेयर कर रहा हूँ. Even two lines of the couplet could shut off that inner critique and the multiple voices जो मेरे दिमाग में बेशुमार सोच भरी पड़ी है, घर की, पैसे की, फाइनेंसेस की, मरीजों की, ओपीडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो सारी थॉट प्रोसेसेस when we are reciting a poetry, it actually it disappears for a while. And each couplet is a world unto itself with endless possibilities and dynamics. अगर उसको महसूस करके पढ़े तो. So it was a welcome shift from a cluttered mind to the safest and truest space of the all. The heart, and it's, as I said, the poetry is all heart. सारा दिल गुरफ्ता जो है ना वो इसी से. ये एक गजल है, इसके अगेन सुने तो इसमें जो मुझे अच्छी चीज लगती, इतने अल्फाज और इतने ह्यूमन एक्सप्रेशंस हैं कि उन ह्यूमन एक्सप्रेशंस को जब मैं अगर उसको ध्यान से पढ़ के एक्सप्रेस करने की सोचूं तो मैं समझता हूं कि यार इतने अल्फाज भी ह्यूमन इमोशंस के लिए एक्सप्रेस हो सकते हैं. सकवत लहजा, अधूरी आंखें, जमूद सोचें, तेरा तसव्वुर, अल्फाज बिखरे, मिजाज मदहम, नाराज मौजें, तेरा तसव्वुर, आजाद लम्हे, खिराज आहें, बरात खुशियां, जिहाद बरहम, तमन्ना रुखसत, दफन उम्मीदें, बेरंग सोचें, तेरा तसव्वुर, जवान रंजिश, उदर्द ताजा, उधार सांसे, झुलसता आंगन, वीरान दामन, उजाड़ पहलू, वो तेरी खोजें, तेरा तसव्वुर, सवाल आदत, जवाब हिकमत, इलाज दर्शन, मरीज उजलत, जमाल मकसूद, हुस्न मफकूद, निगाहें पूछें, तेरा तसव्वुर, अनजान राहें, फरेब बाहें, नकाब चेहरे, सर्द आंखें, हमदर्द बारिश है, दिल लगी ख्वाहिश, पलट के लौटे, तेरा तसव्वुर, असनाम पत्थर, कलूब पत्थर, अनाए पत्थर, इंसान पत्थर, सुकून दहली दिलबर, नरम कलामी, गुजार सोचें, तेरा तसव्वुर, जवाल दूरी, कमाल जीना, महाल सहना, वबाल कहना, वो तल्ख लम्हे, जहर लहू में, तरियाक चाहें, तेरा तसव्वुर, हर चीज की एंड is your imagination. Now, if you start thinking as a psychiatrist in this situation, everything is about your reflection, your thought, your again paradigm. Relate to it, and I usually try to relate it to the psychiatry and psychological process, and then I feel good. So जो मैंने शुरू में बात की, अच्छी मेमोरीज का हिस्सा बनाने के लिए मैंने उसकी बात की. एक उर्दू पोइट्री में पेन है, दर्द है, दर्द का एहसास है. वो पेन जो मेरे मरीज महसूस करते हैं, वो पेन जो उन मरीजों को उस प्रोसेस से गुजरने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, वो पेन जो एम्पैथी कहलाती है, शेयरिंग इमोशंस कहलाती है. उर्दू अदब में वो पेन बहुत है, और उस पेन में इंटेंसिटी, और उस इंटेंसिटी को मैं हर वक्त एंजॉय करने की कोशिश करता हूं. It is this pain and grief-stricken world of poetry that people are able to take solace. The poetry is ghamkhwar, contrast to desire, because the shairi is all about desire for perfection. The poetry demands intizar, an endless, infinite waiting, जो कभी खत्म नहीं होता. The beloved is also signified as God. खुदा मोहब्बत और इश्क से रिलेटेड है, bringing the ghazal, Sufi and spiritual angle. The beloved can be interpreted in many other different various ways. At times, the beloved is desire for accomplishment, and that elusive signpost
which says success. मैं अगर ये बन जाऊं तो ये हो जाएगा, मैं अगर ये हो जाऊं तो ये हो जाएगा, मेरी शादी हो जाए तो फिर आगे सिलसिला चले, मेरी प्रमोशन हो जाए तो फिर ये शायद आगे सिलसिला चले, मेरे 10 मरीज रोज मैं देख लूं तो शायद सिलसिला आगे चले। वो सारी चीजें उर्दू अदब में उसको अकम्पलिशमेंट को बयान किया गया है मुख्तलिफ अच्छे अल्फाज में, विच इज अ बेस्ट ह्यूमन इमोशन आई बिलीव। और वी बोथ आर लवर एंड बिलव्ड एज आई लर्न टू एक्सेप्ट एंड कम होम टू मी। सो मुझे वो दिल की तसल्ली सकाइट्री से शायरी में यहां पे आके और हो जाती है। ये कुछ ऐसे शायर गुजरे जिनके जो नामालूम शायर थे या जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुए, लेकिन उनके चंद मिसरों को हमने बहुत कॉमनली अपनी डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट किया। उसमें से कुछ की एग्जांपल मैं सुना रहा हूं। आहगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अब ये जो एक मिसरा है ना, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, ये अक्सर लोग कोट करते हैं। चाहत का जब मजा है कि वो भी हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। अब ये मिसरा अक्सर यूज किया जाता है, दोनों तरफ हो आग बराबर की लगी हुई, और इसको ट्विस्ट भी किया जाता है समटाइम्स, दोनों तरफ है आग बराबर की लगी हुई, लेकिन ये दोनों तरफ हो आग है, लेकिन हम है आग भी कह देते हैं whenever we are trying to tease somebody or otherwise। कुछ तो होते हैं मोहब्बत के जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। कह रहे हैं मौज दरिया से समुंदर का सकूत, आज में जितना ज़र्फ है इतना वो खामोश है, जिसमें जितना ज़र्फ है इतना वो खामोश है। भांप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। इसका पहला मिसरा शायद किसी ने कभी सुना भी नहीं होगा, भांप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, लेकिन दूसरा मिसरा बहुत मशहूर है, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। नालाए बुलबुल शैदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो कि मेरी बारी आई। लाला मधुराम जौहर का ये शेर है, और मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी ने कभी लाला मधुराम जौहर का नाम, फर्रुखाबादी का नाम जनरली सुना होगा, लेकिन इतना मशहूर ये मिसरा है, अब जिगर थाम के बैठो कि मेरी बारी आई। क्या खूब बर्क तूने दिखाया है जोरे तबाह, कागज पे रख दिया है कलेजा निकाल कर। चंद तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने की ये घर से मेरे सामान निकला। अब मुझसे कारोबार के की हालत ना पूछिए, आईना बेचता हूं अंधों के शहर में। अभी इस राह से कोई गया है, कह देते हैं शोखी नक्श पा की। और आखिरी है कि चरख को कब से सलीका है दिल गुजारी का, कोई माशूक से इस पर्दा निगारी का। ये सारे मिसरे कुछ थोड़े से मैंने इसलिए बयान किए कि समटाइम्स एक अननोन बात कही भी आपको क्लिक करती है, और उसके बेसिस पे आप बहुत दूर आगे चले जाते हैं जिंदगी में। अब उर्दू अदब में इश्क में एक हीलिंग प्रोसेस है, एक रिकवरी प्रोसेस है, जिसमें एक होप, एक डिजायर, एक जैसे मैंने पहले बात की कि इन्फिनिट एंडिंग हमें नजर आती है। It reminds me that the healing is a process, and that mental health or any aspect of living is a spectrum. It is a state forever in flux and never a perfect goal. It is the realization that things can take time, and that all it takes, at least for me, is a little bit of faith through hard to come by. But this is not a pessimistic or nihilistic viewpoint. This is not to say your story is doomed from the start. It is the acknowledgement that just as it is for the forlorn lover, life is love, ishq, but also immense hurt and pain. जो अजियत हमारे मरीज डिप्रेशन में वक्त गुजारते हैं, जब आप दवाई देते हैं और उसको ठीक होने में वक्त लगता है, उसको अगर आप अंडरस्टैंड करें तो वो जो पाथवे है, वो जो वक्त है उसकी रिकवरी का, इट्स वेरी हार्ड टू कम, बट अगेन वी एज अ साइकियाट्रिस्ट आर होपफुल दैट ही विल बी ओके।
And we know that we'll be okay. There are treatment strategies which are available and we know that we'll be okay. So that expression of hope, वो बहुत है इश्क में. सामने मंजिल थी और पीछे उसकी आवाज, रुकता तो सफर जाता, चलता तो बिछड़ जाता. मंजिल की भी हसरत थी और इससे मोहब्बत भी. ए दिल ये बता मैं इस वक्त किधर जाता. मुद्दत का सफर भी था और बरसों की शनासाई भी. रुकता तो बिखर जाता, चलता तो मर जाता. लगी शिद्दत से प्यास थी, पानी नहीं था. पीता तो मर जाता, ना पीता तो भी मर जाता. मैं खाना भी इसका था और मैं ख्वार भी उसके. पीता तो इमा जाता, ना पीता तो सनम जाता. सजा ऐसी मिली मुझको, जख्म ऐसे लगे दिल पर. जीता तो जिगर जाता, देखता तो बिखर जाता. सो दोनों तरफ अनफॉर्चुनेटली एक कश्मकश और एक स्ट्रगल की सिचुएशन है जो अक्सर साइकियाट्रिक प्रैक्टिस में मुझे नजर आती है. कि मैं एक शख्स को होप दे रहा हूं, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और दूसरी तरफ अंदर से ये सोच रहा हूं क्या वाकई ठीक हो जाएगा. नहीं नहीं बस फिक्र ना करें, बस 2 हफ्ते एंड एवरीथिंग विल बी ओके. एंड देन आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. एम आई अ लायर? एम आई अ फेक पर्सन? बट देन आई ट्राई टू, वो भी बात कि अपने आप को तसल्ली दे के कि नहीं नहीं, अगर डायग्नोसिस ठीक है, दवाई ठीक है, तो ये रिकवर कर जाएगा. और तसल्ली दे रहा हूं ना, कोई बात नहीं. फैमिली के साथ हकीकत बयानी कि जी ये डायग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिया का है और इलाज सारी जिंदगी का है या बड़ा लंबा है, और इसमें आउटकम जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है. 40-40-20 वाली परसेंटेज उनको पढ़ाने की कोशिश करो फैमिली को, लेकिन मरीज को क्या, डोंट वरी, you'll be fine, everything will be okay, part of the job. So वो जो चीज कंफ्यूज करती है इमोशंस को और काम को मेरे, फिर शायरी काम आती है. The poetry world mirrors our world. It is not only rooted in human lives and day-to-day urgently living, it also directs the kind of society we live in. और जो हमारे मुआशरे में नासूर हैं, जो हमारे मुआशरे में खराबियां हैं, जो हम एज साइकियाट्रिस्ट देखते हैं, लोगों की हडदर्मियां, लोगों की बेवफाइयां, लोगों के चोर बाजारियां, लोगों के मुख्तलिफ इमोशंस, वो भी पोइट्री में कुछ जगहों पे बेशुमार अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किए गए हैं. उनके लिए शायद ये जो अल्फाज मैं यूज कर रहा हूं बहुत क्रूड है, लेकिन उर्दू अदब में उसको बड़ा सोफिस्टिकेटेडली एक्सप्रेस करते हैं, बड़ी मीठी मीठी चपेट मारती. इन फोकल्ड एंड दरीदा taught me one way to question society. The शायरी too makes me question myself as well as society and its problems, but with compassion and kindness. So as psychiatrist जब मैं पोइट्री पढ़ रहा हूँ, वो नासूर मुआशरे के मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक होप, जो मैंने पहले बात की कि एक उम्मीद नजर आती है कि नहीं ठीक हो जाएगा. वो वाली उम्मीद नहीं जो हमारे जनरली कही जाती है, घबराना नहीं है, वो वाली उम्मीद जो एक्चुअल उम्मीद है. The शायरी is unconventional in that it goes against tradition and the conventional notions of society. It makes me question my own internalization of wrapped social norms and to dare to break the rules. ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना, वैसे नहीं बोलना, ये ना कहो, वो ना कहो. वो जो पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों को खत्म करने का एक तरीका शायरी है. मसलन इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अकल का बोझ उठा नहीं सकता. वो जो साइकियाट्रिक इमोशंस हैं, अभी मैंने इस प्रेजेंटेशन में अपनी कहीं भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ पोइट्री नहीं डाला, लेकिन उसको भी डालने का मैं सोच रहा था, लेकिन वो फिर एडिशनल लेंथी प्रेजेंटेशन होती जा रही थी, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया. बट समटाइम्स अगर टाइम मिला तो न्यूरोबायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री भी डिस्कस करेंगे. सो जो आना चाहो हजार रास्ते, न आना चाहो उजर हजार, तवील रिश्ते मिजाज बरहम, बरसती बारिश खराब मौसम,
That is one way of expression. बाग गो सब्ज हुआ, अब सरे गुलजार कहाँ, दिल कहाँ, वक्त कहाँ, उम्र कहाँ, यार कहाँ. And all these expressions, अगर आप psychiatry पे apply करें तो it will reopen multiple gates for you. I have come across so many different words for pain. Urdu has dearth of words describing a range of emotions for pain and its variants. One can create an Urdu dictionary of pain. One state does not, maybe, cannot be independent of the other. वो जो एक जोड़, एक मिलाप रहता है मुख्तलिफ इमोशंस में सोसाइटी के साथ और जनरल कॉन्सेप्ट्स के साथ, वो भी उर्दू अदब में बड़ा मजेदार है. इमोशनली एक्सप्रेशंस उसके बड़े अच्छे हैं. And maybe the heart emotions will remain a complex, misunderstood object, even misunderstood by one's own self. Or it might suggest that human emotion is a transient and fleeting. At times it is just when you feel secure that the heart in its unpredictability turns the other way. It also tells me to be open to getting hurt. ये एक फीलिंग इमोशनल रहेगी. आप लोग मेरे साथ हैं. अगर मिस हो जाए तो मुझे रोक दीजिए, मैं फ्लो में चलता चला जा रहा हूँ. आपके साथ हैं और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू. ये अमजद इस्लाम अमजद की नज़म अक्सर मेरी प्रेजेंटेशंस में होती है और उसकी मेन रीजन एक वही है कि अगेन शायद मुझे अच्छी इसलिए लगती है कि ह्यूमन एक्सप्रेशंस बड़े मजेदार हैं. कहाँ आके रुके थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा. जब हम वो पास्ट ट्रबलसम एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, पीटीएसडी की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, जिसमें सिर्फ एक दागदार माजी नजर आ रहा होता है, उससे रिलेट करके कहाँ आके रुके थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा. वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा. वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा. मैं तो गुम था तेरे ध्यान में, तेरी आस में, तेरे गुमान में. सबा की गई मेरे कान, सबा कर गई मेरे कान में, मेरे साथ आ, उसे भूल जा. क्यों अटा हुआ है गुबार में, गम जिंदगी के फिशार में. वो जो दर्ज था तेरे बख्त में, सो वो हो गया, इसे भूल जा. ये जो रात दिन का है खेल सा, इसे देख, इस पे यकीन कर. नहीं अक्स कोई भी मुस्तकिल सरे आईना, इसे भूल जा. जो बसाते जाही उलट गया, वो जो रास्ते में पलट गया, इसे रोकने से हुसूल क्या, इसे मत बुला, इसे भूल जा. और अगेन वी थिंक वी शुड ट्राई टू लुक फॉरवर्ड, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच. वो कहते हैं सैड और ग्लूमी फीलिंग्स के हटके माजी से निकल के आगे का सोचें, फ्यूचर का सोचें. मेंटल हेल्थ इन सिक सोसाइटी, थोड़ी सी इसके बारे में शायद मुझे लगा कि और बात कर लें. मे बी उसी बात की रेपिटेशन हो. बट इफ सोसाइटी इटसेल्फ इज अ सिक, as many couplets established what is the stigma surrounding the mental health about. One can then question the notion of wellness itself. Can anyone truly be well in a sick society? इस मुआशरे में जहां हर तरफ एक दूसरे को लोग काटने पे पड़े हैं, क्या अच्छाई भी है? And we always say yes, look at the brighter side. हर शख्स बुरा नहीं है unless or until proven otherwise. No wonder the lover does not have any dawa or daru for cure. It also tells that mental health is not just placed at a personal, individual level, but it is also deeply structural and societal. उसको थोड़ा सा बाहर निकल के ऊपर की तरफ देखें तो आपको एक ग्लोबल मीनिंग उसका जो नजर आता है, फिर आप सोचते हैं कि नहीं, मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे मेरे साथ के. But maybe healing and living you trust life, being free can be an act of rebellion against a sick society. और इसमें वो फैज की ये बड़ी पुरानी गजल और बड़ी मशहूर गजल जो बहुत सारे सिंगर्स ने भी गाई, उसके जो चंद शेर जो रियलिस्टिक शेर हैं, जो अक्सर मैं प्रेजेंटेशन में नहीं पढ़ता था, लेकिन अगर एक्चुअली वो ही एसेंस नजर आता है मुझे.
मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवार, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। अनगिनत सदियों के तारीख बेईमाना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बनवाए हुए, जा बजा बिकता हुए कूचा व बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। और हर एज की डायमेंशंस में उर्दू पोइट्री में आपको हर लेवल की चीजें मिल गई। जब आप यंग हैं, टीनेजर्स हैं, 20s में हैं, तो तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबार, लव इज समथिंग डिफरेंट। जब आप मिड 30s में और मिड 40s में आते हैं तो फिर आप कहते हैं अनगिनत सदियों के तारीख बेईमाना तिलिस्म। तो जब आप 60s और 70s में आते हैं तो आप कहते हैं राहतें और भी हैं राहत के सिवा। I'll be happy in other ways as well. There is a possibility that I'll be happy. So healing, ilaj, hope. The other source of life is again ishq. In that sense, the lover lives life in the truest sense of the word. Ishq is the daru and the dawa, and that both kills and sustains the lover, a bit like itself. Similarly, ishq is a loaded term in shairi. It is not merely romantic love. It can be a metaphor of coming out of depression, coming back home to the self, but not being quite there yet. It is not an easy path, but there is a healing. And that healing makes sense. और ये परवीन शाकिर की गजल, कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। कभी नींद में कभी होश में तू जहां मिला तुझे देखकर, ना नजर मिली ना जुबां मिली, यूं ही सर झुका के गुजर गए। कभी जुल्फ पर कभी चश्म पर, कभी तेरे हंसी वजूद पर, जो पसंद थे मेरी किताब में वही शेर सारे बिखर गए। मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हैं जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी इनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया हम कहां कहां से गुजर गए। So ray of hope, futuristic, poetry, psychiatry, mental health, शायद मैंने कुछ सेंस एस्टैब्लिश की हो, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इस सेंस को फील किया कि नहीं। रोकना चाहो तो रुक जाते हैं, अदरवाइज चलते रहें। व्हाट पीपल से चलते रहे सर। ओके, चलते रहें। ओके, रे ऑफ होप, it is from isolation and losing one's way that one emerges onto the path of light and love. वही बात कि टीनेजर से 20s, 30s, 40s में जाते हुए वो पाथ, वो रास्ता, वो प्यार, वो मोहब्बत, उसकी फॉर्म, उसकी चीजें, उसकी साइकियाट्री की डायग्नोसिस और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बदलती चली जाती हैं, इस उम्मीद पे कि खूब से खूब तर की तलाश रहेगी। There are several approaches to criticize literature, amongst which the psychological approach is the most popular and relatively modern, especially while analyzing poetry of mystic and philosophical nature. It explores the ulterior meaning as well, as motive of an art, the nature of the creation, the selection of the words, the psychological makeup of the author, and his biopsychosocial circumstances, all of which influence his creation. अब थोड़ा सा मैं इसको साइकोलॉजी से रिलेट करूं, उस चीज से रिलेट करूं जो साइंटिफिकली बेस्ड है। बायोलॉजिकल बेसिस नहीं बता रहा, साइकोलॉजिकल बेसिस बता रहा हूं।
या रब किसी के राज मोहब्बत की खैर हो, दस्ते जनू रहे ना रहे आस्ती रहे, दर्द गम फराक के ये सख्त मरहले, हैरान हूं मैं कि फिर भी तुम इतने हंसी रहे। जा और कोई जब्त की दुनिया तलाश कर, ए इश्क हम तो अब तेरे काबिल नहीं रहे। अल्लाह रे चश्मे यार की मोजज़ बयानियां, हर एक को है गुमा के मुखातिब हम ही रहे। जिगर की नज़म है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस की जब आप बात करें तो द कॉमन रीडर rejoices with pleasure in acquiring new depths into the creation which has adorable but elusive in its meaning. Historically, Plato and Aristotle have known to observe critical aspects of literature. Especially Aristotle is quoted for his thought on tragedies as a combination of pity and terror to produce catharsis. ये catharsis का लफ्ज वहां से ही चल पड़ा। सॉरी, मैसेजेस मैं नहीं देख पा रहा, बाद में देखूंगा। But undoubtedly, it was Sigmund Freud who actually initiated a new era form of critical approach to the masterpiece of Western literature when he applied principles of psychoanalysis to the works of the likes Shakespeare, Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, and Freud actually, when it was again 36 volumes of किताबें लिखी उस शख्स ने, और हर किताब के सफ़े हजार सफ़े होंगे। अब 36,000 सफ़े उसने जिंदगी में लिखे, सारी उसकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन उसने नाम कमाया इसलिए कि उसने उन चीज़ों को फॉर्मुलेट करके राइटिंग फॉर्म, कोई एविडेंस बेस्ड स्टडी नहीं थी उसके, कोई पेशेंट्स के बारे में डाटा नहीं था। अब हम एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, डाटा की बात करते हैं, लेकिन उसने नहीं किया ऐसा कुछ भी। लेकिन उसकी अभी भी जो बैकग्राउंड है उसको अभी भी हम फील करते हैं, और साइकोलॉजी में उसको बेसिस बनाया जाता है, क्योंकि शुरू उसने भी लिटरेचर से किया। और शेक्सपियर की शायरी में जो मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स थे उनको प्रैक्टिकल अप्रोच में मरीजों पे अप्लाई करने की कोशिश की, इसीलिए पॉपुलर हुआ। देख फरीदा मट्टी खुली, मट्टी उत्ते मट्टी डुली, मट्टी हिस्से मट्टी रोए, मट्टी हस्से मट्टी रोए, अंत मट्टीदा मट्टी होए। देख फरीदा मट्टी खुली, कबर खुली हुई है, मट्टी उत्ते मट्टी डुली, एक बॉडी इसके अंदर उतार दी जाती है, मट्टी हंसे मट्टी रोए, वहां पे जो गुजर गया उसकी इमोशनल स्टेट डिफरेंट है, पता नहीं क्या है। जो खड़े हुए हैं उनकी इमोशनल स्टेट डिफरेंट है, और जो थोड़ा सा दूर खड़े हैं उनकी इमोशनल स्टेट डिफरेंट है। अंत मट्टीदा मट्टी होए, इन द एंड वी आर ऑल गोइंग अवे। Developing mental health, the psychoanalytical school of thought further found the likes of the Melanie Klein, ये नाम अक्सर आपने साइकोलॉजी में सुने होंगे, मेलानी क्लाइन, जैक्वस लैकन, कैरन हॉर्नी, जॉन लूकास, who analyzed the masterpieces in literature exploring its psychiatric depths, while Carl Jung applied his own concepts of archetypes in critical comprehension of mythological epics. Bereavement is a life event associated with a period of intense suffering and increased risk of developing mental and physical problems. कार्ल यूंग की अगर आप थ्योरीज पढ़ें, जबकि आप सबको पढ़नी भी पड़ेंगी इम्तिहान में, आईएमएम में, और फिर एफसीपीएस पार्ट 2 में भी आपको रिलेट करना है, या आपको कैरन हॉर्नी की जब आप थ्योरीज पढ़ते हैं उस पर सवाल आते हैं एग्जाम में, वो पढ़ते हैं। इन लोगों ने पोइट्री, लिटरेचर, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, साइकोएनालिटिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच बेसिस लिटरेचर से ही उठाई, और उन्होंने वो जो टिपिकल पुरानी कॉन्सेप्ट थे उनको मॉडिफाई करके साइंटिफिक बेसिस पे एक्सप्रेस करने की कोशिश की। जिन्होंने अच्छा एक्सप्रेस कर लिया उनकी थ्योरीज बहुत पॉपुलर हो गई, मसलन यूंग की बहुत थ्योरीज पॉपुलर हुई। जिन्होंने अच्छा एक्सप्रेस नहीं किया उनकी थ्योरीज जरा पीछे दब गई। सिर्फ यही नाम नहीं थे उस जमाने में जो काम कर रहे थे। मैंने जो सर्च की तो अंदाजा ये हुआ कि तकरीबन 700 से ज्यादा लोग उस जमाने में साइकोलॉजी में लिख रहे थे। जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो तो पता नहीं कितने होंगे, लिख रहे थे। लेकिन उनमें से सिर्फ 12 से 14
उस लेवल पे आए कि अब उनको सब पढ़ते हैं क्योंकि वो एग्जाम का हिस्सा है, राइट? सो दैट्स इज अ डिफरेंट स्टोरी। है शौक सफर ऐसा, एक उम्र से हमने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला, मौसम भी नहीं बदला, मौसम भी नहीं बदला, मंजर भी नहीं बदला, इस शहर को जाने का रास्ता भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। कोरोना आ गया लेकिन ईदे में फिर भी पपियां जप्पियां कर रहे हैं, राइट? हमने डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, तुम छोड़ गए जैसे सब वैसा ही रखा है, तुम कुछ तो निभा देते, आखिर को मोहब्बत थी, हमने तो अकीदत में लहजा भी नहीं बदला। है शौक सफर ऐसा, एक उम्र से हमने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। चलते जा रहे हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं करते जा रहे हैं, क्या होगा आई डोंट नो। स्पिरिचुअलिज्म, अब इस पे मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मुबशर साहब ने बहुत सारे इंटरव्यूज भी रिकॉर्ड करवाए, उनका इस पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी था। स्पिरिचुअलिज्म में बिलीफ सिस्टम था और वो बहुत सारे लोगों ने सुने होंगे इंटरव्यूज। एक्सट्रीमली अ वंडरफुल पैशनेट थिंग दैट ही टॉक्स। और फिर अब मोहद्दद राना साहब ने बहुत सारी स्पिरिचुअलिज्म और रियलिज्म की बातें बहुत सारी उन जगहों पे करते हैं और वो बयान भी करते हैं, विच इज मेंटल हेल्थ से कोरिलेट करके, विच इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल थिंग। मैंने अपने एक साथी से, क्योंकि वो रिसर्च पब्लिश नहीं हुई तो इसलिए मैं अपने साथी का नाम नहीं लूंगा, लाहौर में हमने देखा कि जो पागल खाने में लाहौर का जो मेंटल हॉस्पिटल है, जिसको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बोलते हैं, अब पता नहीं है कि नहीं है, वो उसमें उनके साथ मिलकर उन्होंने बताया कि जी तकरीबन 50 से ज्यादा पोइट, फिलोसोफर और बहुत सारे दूसरे अफराद 1896 से लेके 1900 तकरीबन 90-95 तक एडमिट हुए वहां पे। उनमें अगेन बहुत सारे मशहूर शुरा का जिक्र भी है, सो आई वोंट टॉक अबाउट इट क्योंकि वो अगेन वो लिटरेचर पब्लिश नहीं हुआ। लेकिन शायर लोग शायद ज्यादा हकीकत के करीब हैं, इसीलिए ट्रॉमा भी उनमें सबसे ज्यादा है और इसीलिए शायद एक्सप्रेशन भी उनका बहुत जबरदस्त है। और स्पिरिचुअलिज्म की जब बात करें तो उसमें भी तकरीबन शायद सिचुएशन ऐसे ही, जैसे जैसे आप उसमें अंदर चलते चले जाते हैं वैसे वैसे आपके बिलीफ सिस्टम में स्ट्रेंथ आती चली जाती है। इन्फ्लुएंस्ड बाय द सूफी फिलॉसफी फ्रॉम अ वेरी यंग एज, poets are in search of the meaning of life for human existence. The special artistic powers in poetry led them to display this quest in poetry par excellence. The term nihilism, अपने जात की नफी करना, जो कि बुल्ले शाह और बाबा फरीद की मतलब बेसिस थी, nihilism, first used by Frederick Jacobi in 1743 और 1890 in वेस्टर्न कल्चर, बट हमारे कल्चर में बाबा फरीद वगैरह की पोइट्री भी उसी टाइम के दौरान एवॉल्व हुई। कम्स फ्रॉम द लैटिन nihil meaning nothing. Though interpreted in different ways, it most commonly is existential nihilism. अपने जात की नफी के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट ब्रॉड होता चला जा रहा है। We say that life is without objective meaning, purpose for intrinsic value. It is often associated with extreme pessimism and a radical skepticism which condemns the existence. और ये कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारी डायमेंशंस भी हैं, इसकी बहुत सारी डेप्थ भी हैं। अगेन, as the focus of this presentation is not associated with it, so I won't go into that detail. Masjid tahde, mandir tahde jo kuch tīda, ik bande da dil na tavi, Rab dilan vich vasta renda. So वो जो philosophical thinking इन लोगों की चली, उसमें स्पिरिचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आए, और विच इज अगेन अ रियल थीम अगर आप मेंटल हेल्थ को उसके साथ कोरिलेट करें। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता,
टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समुंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समुंदर नहीं गिरता. So always remember this. And then self-actualization. Spiritualism से एक step और आगे. Creativity is a hallmark of self-actualizing person, which may be perceived to reside within a dialectical relationship. A creative person is also more likely to be subject of a state of existential depression that arises from the perceived inconsistencies in life with upset a gifted individual. थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको सिंप्लीफाइड कैसे एक्सप्लेन करूं. This dialectical spin given to the words and ideas makes poet a master craftsman and at the same time an obscure poet difficult to understand. This is what Maslow calls the transcendence of dichotomies. Psychology mein. According to Maslow, the self-actualized individuals often do not make a choice between two apparently opposite behaviors, but find a way of solving the problem that synthesize the advantage of the two alternatives without the disadvantage. हर चीज अच्छी और हर चीज जबरदस्त. ये जो रक्स है मेरा फर्श पर, यही ले उड़ा मुझे अर्श पर, मेरी जात में जो धमाल है, तेरे इश्क का ये कमाल है. I always relate it to psychiatry. So I try to express some of the things. I know that I was not able to cover and do justice to a lot of it, but I tried. So अगर बात समझ आई हो तो अच्छी बात है, बात समझ ना आई हो तो जरूर बता देना. जाते जाते छोटी सी बात, the capacity for dialectical synthesis is perhaps the characteristic that most fundamentally distinguished from average people and makes it difficult to situate them in one of the conventional psychological classification. कहने की बात यह है कि जब तक सोचेंगे नहीं, इस डायमेंशंस के बारे में बात नहीं करेंगे, इस डायमेंशन को देखेंगे नहीं, अदब और लिटरेचर से रिलेट करेंगे नहीं, तो ह्यूमन इमोशंस को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा. अगर इन डायमेंशंस में चलें, बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ लिटरेचर, psychological model of literature, poetry, spiritualism, तो ह्यूमन इमोशंस की कदर, उसकी कीमत और उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन नजर आएगा और वही आपको और सबको हेल्प करेगा. जाते जाते ये नज़म पढ़ जाऊं. अजब शहर खिज़ां में आए हो, कुछ दूर चलो तन्हा तन्हा, कुछ देर सुनो सन्नाटे में कोई नोहा पीले पत्तों का, कहीं तेज हवा के हाथों से गिरी टहनी सूखी शाखों से, कुछ बात करो धीरे धीरे, कुछ खाक उड़ाओ रस्तों की, कुछ गर्द सजाओ पलकों पर, जरा सर पे बिठाओ जर्रों को, फिर खोलो दर्द के बिस्तर को, फिर ओढ़ो चादर जख्मों की, फिर देखो अपने सीने में कोई सुर्ख सी कोंपल फूटती है, फिर राख कुरेदो यादों की, कोई चिंगारी महकेगी, फिर उजड़ी सुई गलियों में कोई ढूंढो यार का नक्श कदम, जब शहर खिज़ां में आए हो कुछ दूर चलो तन्हा तन्हा. Isolation and most of these concepts, they definitely relate. So keep relating and keep talking and keep discussing, it will help you. कोई बात पूछनी है तो पूछ लें. Yes, sir.